हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी क्रॉन ऑब्जेक्टिव की। क्रॉन ऑब्जेक्टिव सीरीज में हमारा चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी से, और कल हम लोग जाने थे अफवाह तंत्र को। अफवाह तंत्र में कल किसी कारणवश बीच में ही इसे रोकना पड़ा था, तो वो था हमारा पार्ट 2 वीडियो, और आज होगा हमारा पार्ट 3 वीडियो। तो जो लोग इससे पहले के 1 और 2 नंबर की वीडियो नहीं देखें उसे ज़रूर देख लेंगे। ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, खास करके अभी जो वर्तमान में 29 नवंबर को बिहार दरोगा मेंस वाले एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे ज़रूर देखें। तो शुरू करेंगे। आज का हमारा वीडियो होगा अन्य नदियाँ। अन्य नदियाँ से संबंधित सभी प्रश्न को जानते हैं। यह है हंगरी सहायक नदी है। हंगरी जो सहायक नदी है यह तुंगभद्रा की है। आगे, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय। अगला प्रश्न, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं। वह राज्य और नदी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन और बेतवा नदी को जोड़ने की बात हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। आगे, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है। नदी पथ को परिवर्तन करने में सबसे फेमस है वह है बिहार का कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। आगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा हिमाचल की सभी श्रेणियों को काटती है? हिमाचल की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है किस नदी पर? राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर, और यह संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? हिमनदों में जो नहीं है वह है कोसी नदी। कोस नदी हिमनद से नहीं, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी हिमनद से निकलती है, जबकि कोसी नदी नेपाल के सप्तकोशी से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है सुपौल जिले के आसपास से, और आकर के फिर गंगा नदी में मिलती है। और बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोसी नदी पथ को बदलने के लिए फेमस है। आगे, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है अंतःस्थलीय अपवहन नदी यानी कि अंदर की ओर अपवाह करती है, इस कारण से फेमस है घग्गर नदी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3, 4 में अंकित नदियां क्रम से हैं। यहाँ ध्यान देंगे, 1 नंबर यहाँ है, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ और 4 ये जो है नेपाल बॉर्डर से लगी हुई उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से लगी इन नदियों को अगर देखें तो आप देखेंगे 1 नंबर पे जो है वह है यहाँ पर गंडक नदी। दूसरे नंबर पे ये है गंगा नदी। तीसरे नंबर पे गोमती नदी, और चौथे नंबर पे घाघरा नदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में यहाँ अगर जाने तो वह है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये सभी नदी जो है यह गंगा
ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जबकि लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये सभी नदियां जो है यह गिरती है अरब सागर में, और नर्मदा और ताप्ती जो है यह ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती है। आगे, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लूनी नदी के संदर्भ में अगर जाना जाए तो यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है, यह कच्छ की रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो यह सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दलदली रूप में लुप्त होती है। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर से आता है गंडक नदी। गंडक नदी का पानी त्रिवेणी नहर में जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तिगुओं पर विचार कीजिए। एक है सहायक नदी और दूसरी तरफ है मुख्य नदी, यानी कि नदियों के ट्रिब्यूटरी की को दिया गया है। तो यहां देखेंगे, यहां उपयुक्त तिगुओं में से कौन सा सुमेलित है? तो जो सुमेलित है वह है मानस नदी, ब्रह्मपुत्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी जो नहीं है वह है तेल नदी। अन्य सभी भीमा, डॉन और तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है। अगला प्रश्न कह रहा है, कथन ए, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, और कारण आर है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। इनमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी है लूनी नदी, क्योंकि यह लुप्त हो जाती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर आती है। आगे, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर दी गई है उनमें श्योक, जास्कर, स्पीति, तब सतलज नदी। ध्यान देंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर नदियों का क्रम है सबसे पहले श्योक नदी, तब जास्कर नदी, तब स्पीति नदी और फिर सतलज नदी। आगे, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए और इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। उत्तर से दक्षिण की दिशा पर रखने पर किशनगंगा नदी, तब गंगा नदी, तब बेनगंगा, तब पेनगंगा। ये जो अनुक्रम दी गई है वह सही है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? संथाल परगना में जो दुमका यानी झारखंड में लगती है हिजला मेला, और हिजला मेला लगाई जाती है मयूराक्षी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी कि डॉन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली बनती है? तो जो रिफ्ट वैली बनती है वह है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में जो बहने वाली नदी है उनमें ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है।
आगे प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करके सही आंसर को चुनना है। सूची 1 है नदी और सूची 2 है सहायक नदी। यहां देखें गंगा, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा नदी, कृष्णा की सहायक भीमा नदी और यमुना की सहायक नदी केन नदी। तो आंसर मिला लेंगे, आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2। अगला प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। आगे, महात्मा गांधी सेतु स्थित है, महात्मा गांधी सेतु पुल स्थित है बिहार राज्य में और गंगा नदी पर, जो कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने का काम भी करती है और लगभग 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, कपिली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वह है हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, भारत में उद्गम स्थल जिसका नहीं है वह है सतलज नदी। अन्य सभी ब्यास, रावी और चिनाब नदी का उद्गम स्थल भारत में ही है, जबकि सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आगे, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण जो है वह है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, दामोदर नदी से निकाली गई जो नहर है वह है एडन नहर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है माही नदी, कहीं पर आपको माहे नदी के नाम से भी मिलेगा, और ये जो है ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा, ताप्ती और माहे नदी जो है यह एस्चुअरी ज्वार नदमुख बनाती है और यह सभी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है, संकोश नदी जो है यह सीमा बनाता है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें सेवन सिस्टर में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में संकोश नदी बहती है। आगे प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में है नदियां और सूची 2 में है उनकी सहायक नदियां। तो देखें, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता नदी, गोदावरी की कृष्णा की सहायक नदी तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की भीमा, गोदावरी का चंबल और यमुना का इंद्रावती। आंसर मिला लेंगे, आंसर है 99 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा का भीमा नदी, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता नदी, गोदावरी का इंद्रावती और यमुना का चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, मुंबई की मीठी नदी निकलती है विहार झील से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किशनगंगा एक सहायक नदी है, किशनगंगा जो सहायक नदी है वह है झेलम की। अब आगे के जो प्रश्न है वह है नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित। तो जानते हैं, पहला प्रश्न है लेह अवस्थित है, लेह नगर जो अवस्थित है वह है सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, यह भी ध्यान में रखना होगा दाएं या बाएं। तो लेह जो स्थित है सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद कृष्णा नदी, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। हैदराबाद जो है यह कृष्णा नदी नहीं मूसी नदी पर स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे, उज्जैन स्थित है,
उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? मंदाकिनी नदी के किनारे जो अवस्थित नहीं है उनमें गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। अन्य सभी गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी मंदाकिनी के तट पर स्थित है। आगे, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए कटक जो है यह महानदी पर स्थित है। लुधियाना सतलज नदी पर, नासिक गोदावरी नदी पर और उज्जैन क्षिप्रा नदी पर। आंसर मिलाएंगे, आंसर आपका होगा सही ऑप्शन नंबर ए। आगे, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गंगा के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर। यहाँ पर जितने भी हैं वह सभी गंगा के तट पर ही स्थित है, पर उनमें सबसे बड़ा कानपुर है। आगे प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 है नगर और सूची 2 है समीपवर्ती नदी। यहां देखें, बेतुल जो है यह सहायक नदी है ताप्ती की। समीपवर्ती नदी है यानी नगर का नाम है, तो बेतुल जो नगर है यह ताप्ती के नजदीक है। फिर जगदलपुर है इंद्रावती नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। जबलपुर में ही धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहां जोड़ा की अगर बात करें तो कोटा चंबल नदी, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? जो नहीं है वह है उत्तरकाशी। अन्य सभी फतेहपुर, कानपुर और भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है लुधियाना रावी नदी। अन्य सभी गोरखपुर राप्ती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी और सूरत ताप्ती नदी। लुधियाना जो है रावी नदी के तट पर स्थित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे, अगला प्रश्न प्रपात एवं झील से संबंधित। तो देखेंगे, पहला वेम्बनाद झील है। वेम्बनाद झील स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी। चिल्का झील जहां स्थित है वह तट कहलाता है उत्तरी सरकार झील। चिल्का झील जो स्थित है यह उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा जो इस तरह से आप इंडिया मैप में देखेंगे तो यहाँ पर जो ये उड़ीसा वाली जो सीमा रेखा है, तटीय रेखा, उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है उड़ीसा की तट को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज सुमेलित है? जो सुमेलित है उसका बात करें तो यहाँ पर लोकटक झील मणिपुर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अन्य सभी गलत है। आगे, हुंड्रू प्रपात निर्मित है। हुंड्रू प्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। भारत की निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है? असम में अवस्थित जो झील हैं इनमें शामिल है चपनाला झील। चपनाला झील स्थित है असम में। भारत में निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित झील है अंचार झील। ऑप्शन नंबर सी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। आगे, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? झील और उसकी अवस्थिति दी गई है, तो सही सुमेलित अगर देखें तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। जो लोनार झील है यह महाराष्ट्र में स्थित है। पुलिकट झील जो स्थित है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। मेनली जो है आंध्र प्रदेश में, और उसके साथ साथ थोड़ी सी हिस्सा तमिलनाडु में भी स्थित है पुलिकट झील। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील है?
लैगून झील जो है वह है पेरियार झील। और पेरियार झील कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। लैगून झील, पेरियार झील और यह केरल में स्थित है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? जो युग्म सुमेलित है उसमें कपिलधारा प्रपात, गोदावरी नदी गलत है, जोग प्रपात शरावती नदी और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। आगे, चिल्का झील स्थित है, यह ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? वेम्बनाड झील केरल, लोकटक झील मेघालय, डल झील कश्मीर, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। जो लोकटक झील है यह मेघालय नहीं मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? कुंचिकल जलप्रपात जो है जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है और भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जबकि अधिकांश जगह पे आपको देखने को मिलेगा जोग या गेरसोप्पा जलप्रपात या कुंचिकल जलप्रपात से छोटी है। आगे, अगर आपको कभी ऑप्शन में दिखे सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है और ऑप्शन में कुंचिकल और जोग गरसोप्पा दोनों दिखे तो आप कुंचिकल को अटेम्प्ट करें, जोग को नहीं, जोग गरसोप्पा को नहीं। आगे, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है वह है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, शिव समुद्रम प्रपात, कावेरी नदी, चुलिया प्रपात, चंबल नदी, जोग प्रपात, कृष्णा नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी। जोग प्रपात जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित नहीं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील के नाम से प्रसिद्ध है रूपकुंड झील। आगे, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात और यह जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है, भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है झील और सूची 2 है उसकी अवस्थिति। देखें, अष्टमुडी, अष्टमुडी जो है केरल में, पुलिकट झील तमिलनाडु और साथ में आंध्र प्रदेश भी ध्यान रखेंगे, रूपकुंड झील उत्तराखंड में और सूरजकुंड झील हरियाणा में। आंसर मिला लेंगे, आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1। आगे, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? गोवा में स्थित जलप्रपात है दूध सागर प्रपात। आगे, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील जो स्थित है वह है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न और इससे संबंधित आखिरी प्रश्न, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे अपवाह तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें लगभग जो 134 कुल प्रश्न थे वो हम लोगों ने जाना। अब आगे के जो प्रश्न होंगे वह है जलवायु क्लाइमेट से संबंधित, जिनमें जो पहला टॉपिक है वह है मॉनसून। इसको शुरू करने से पहले आप लोग से एक कमेंट चाहूँगा, आप लोग कहें तो आज शाम से पॉलिटी या बायोलॉजी कोई एक चैप्टर सब्जेक्ट मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। आप लोग कमेंट करें कौन सी पहले शुरू की जाए, पॉलिटी या बायोलॉजी, इसे आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे।
हमें संतोषजनक कमेंट्स, कम से कम आप लोगों की 100 लोगों की कमेंट्स तो हमें ज़रूर प्राप्त होनी चाहिए, ताकि मैं इसे आगे कर सकूं। अगर आप लोग का कमेंट सही पॉजिटिव आती है तो मैं पॉलिटी या बायोलॉजी जो भी आप कहेंगे उसे ज़रूर शुरू किया जाएगा। तो अब हमारा जो है वह है जलवायु, और जलवायु में मानसून को देखेंगे। पहला प्रश्न है मानसून से संबंधित, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। आगे, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा अगर कहीं पाई जाती है वह है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 53वीं और 55वीं बीपीएससी में भी पूछी गई है, और अक्सर रेलवे ये सब में भी पूछी जाती है। तो यह सही आंसर ऑप्शन नंबर, उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन सा है? तमिलनाडु में मानसून नवंबर से दिसंबर के महीने में आती है। मानसून शब्द का उत्पत्ति हुआ है अरबी भाषा से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव अगर कहीं देखने को मिलता है वह है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में मानसून कब आती है? तो नवंबर से दिसंबर के बीच में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान जो है वह है लेह। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी कि वेस्टर्लीज कहलाती है। और कथन दो है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताएं यानी कि मॉइस्ट एयर मॉसेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो इनमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों, यानी कि जो 30 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो चलने वाली पछुआ हवाएं हैं वह पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती है, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताएं पछुआ हवाओं के भाग हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही, और कारण है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही उत्तर है? तो सही उत्तर है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। मानसून का निर्वतन इंगित होता है। मानसून का जो निर्वतन इंगित होता है वह है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, और कारण है, दूसरा कथन है, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? सही कथन है सिर्फ केवल एक, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित नेशनल पार्क जो है वह है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आगे, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र जलवायु का जो अनुभव होगा वह है कोचीन और तेजपुर में, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है कथन और कारण का। कथन ए है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, और कारण है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये सही है और गलत है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, और दूसरा है उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को इसके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी गई है, जो लोग उसे नहीं देखे हैं उसे जाकर डाउनलोड जरूर कर लें। अगला प्रश्न, भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ध्यान रखेंगे भारत में जो मानसून है वह ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेल्सियस उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के विभाजन के आधार पर। आगे भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण ड्रॉन्स करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है वर्षा। वर्षा से संबंधित प्रश्न पहला है आम्र वर्षा संबंधित है। मैंगो सावर जो संबंधित है वह है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ऑप्शन नंबर सी। आगे भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। भारत को प्यासी धरती समझे जाने का कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, उसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और उसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है, यह केंद्र है चेन्नई, जहां पर तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर और तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है चेन्नई का। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आता है? बाढ़ आता है बालोतरा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली जो है वह है वर्षा का जल का संचय। ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कोचीन, कोलकाता, पटना तब दिल्ली। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है नीचे दो कथन है ए और बी, ए और आर। कथन है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी हवा घटती हुई मिलेगी, और कारण है गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रता मानसूनी पर्वत और ऊंची जाति मिलेगी। यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या भी। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये वार्षिक वर्षा का मानचित्र दिया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है उड़ीसा का, झारखंड, मध्य प्रदेश, इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी की जो क्षेत्र दी गई है यहाँ पर आप देखें तो भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है? यह है 100 से 150 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, और कारण है
भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी ऑप्शन नंबर ए। आगे नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए। इस चित्र में दर्शाया गया है, इस मानचित्र को देखें और यहाँ पर बताना है ये क्या है। तो यहाँ पर दी गई है अखिल भारतीय जल विभाजक ऑप्शन नंबर बी। आगे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भारत का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह में। आगे निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? औसत 200 मिलीमीटर वर्षा जम्मू कश्मीर में ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिनके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा का कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो यह क्षेत्र है अजमेर और शिलोंग ऑप्शन नंबर सी। भारतवर्ष में सर्वाधिक ऊर्जा क्षेत्र में होती है। वर्षा सर्वाधिक वर्षा जो है यह पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा सिक्किम में। निम्न राज्यों के हिसाब से सबसे ज्यादा सिक्किम में। अगला प्रश्न चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी वह स्थान है जहां पर की सबसे ज्यादा वर्षा होती है और यह स्थित है मेघालय में। मासिनराम और चेरापूंजी जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। वर्तमान में अब चेरापूंजी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वर्षा ज्ञात की गई है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 है जलवायु परिस्थितियां और सूची 2 है कारण। तो इसे देखेंगे कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। यहाँ आप लोग ऑप्शन को पढ़ लेंगे और सही आंसर पीडीएफ आपको दी गई है वहां से लगा लेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है 40 नंबर प्रश्न उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वह है तमिलनाडु ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न भारत में अर्धशुष्क क्षेत्रों में जलढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। जलढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है वह है मौसम नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा चेन्नई में ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की जो सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उनमें है दक्षिण पश्चिम मानसून से ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है शीतकालीन वर्षा से संबंधित जिसका पहला प्रश्न भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है और कारण कथन आर है जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। इनमें सही आंसर जो है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है किस कारण से? उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न कथन ए है प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में जब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण है
उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है कैसे? यह है ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, जिनमें है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है लातूर, महाराष्ट्र में। आगे प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं पाई जाती है? सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं पाई जाती है ओडिशा में, ऑप्शन बी। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। आगे प्रश्न है कथन ए महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है और कारण है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तंत्र तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर तीन में जो सही है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आगे बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? चक्रवात अधिक आने का कारण है बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में जो नहीं है वह है कर्नाटक पठार। अन्य सभी उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल प्रदेश उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में आती है। आगे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष किया गया? एनडीआरएफ का गठन की गई थी 2006 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सरकार द्वारा। आगे है सूची 1 प्राकृतिक आपदा और सूची 2 है प्रदेश, इसे सही सुमेलित करना है। सूची 1 प्राकृतिक आपदा और सूची 2 प्रदेश बाढ़। बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में, भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में, सूखा मध्य पूर्वी भारत में और चक्रवात झारखंड एवं उत्तरी ओडिशा में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत का जो कुल भूकंपीय जोखिम अंचल है वह है 4। अगला प्रश्न कथन ए है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है और कारण आर है भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। अगला प्रश्न नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारक। कथन ए है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और कारण है हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमानों पर खनन कार्य हुआ है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ सही है ए और आर दोनों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के निम्न में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र जो कि बिहार से लगी हुई भाग है। आगे प्रश्न है भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन सा है? यह है बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपदा प्रबंधन से संबंधित और अब अगला चैप्टर है मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी से संबंधित चैप्टर होंगे और जिसमें हम लोग जानेंगे अन्य सभी मिट्टी जैसे काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, इन सभी के बारे में देखेंगे। काली मिट्टी से संबंधित पहला प्रश्न है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? यानी कि स्वतः कृषि मिट्टी के रूप में जाना जाता है वह है कपास की काली मिट्टी। कपासी काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। आगे है कथन ए काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है और कारण है उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो यहाँ सही आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। आगे चौथा प्रश्न है, लावा मिट्टियां पाई जाती है। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। ऑप्शन नंबर सी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी भी कही जाती है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित होता है। बेसाल्ट लावा से निर्मित जो मिट्टी है वह है रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टियां हैं काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कथन ये है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और कारण है उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सही है परंतु आर गलत। रेगुर किसका नाम है। रेगुर जो नाम है वह है काली मिट्टी का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी है। यह है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, जो कि जिसमें सिंचाई की कम खपत होती है और इसमें उपजाने वाली फसल है ज़्यादातर कपास। अगला प्रश्न कथन ये है, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती है और कारण है उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु और गलत। अगला जो मिट्टी है वह है लेटेराइट मिट्टी से संबंधित प्रश्न। लेटेराइट मिट्टी मिलती है किस क्षेत्र में। महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। जो लेटेराइट के लिए सही नहीं है वह है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कथन गलत है। अन्य सभी देखें लेटेराइट मिट्टी के बारे में तो वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता कम होती है। आगे, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है उनमें वे साधारण लाल रंग की मिट्टी होती है, ये सही है। और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये सही है। अन्य सभी ऑप्शन 2 और 3 गलत है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता है, यानी अधिक लोहा के कारण अनुर्वर होता है। वह है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन ए है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र ही की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है और कारण है अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी कि लेटेराइट प्रकार की है। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। मालाबार तटीय प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश की तमिलनाडु के साइड में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मिट्टी। दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। मिट्टी का जो कण प्राप्त होता है वह है सभी प्रकार के कण, यानी कि पांसु कण और बालू कण और चिकना कण सभी प्रकार के। आगे, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। सबसे ज्यादा भारत में मिट्टी पाई जाती है कछारी मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस
प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई मिट्टी में, बलुई दोमट मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए। आगे है मिट्टी से संबंधित विविध प्रश्न। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल को उपजाया जाता है। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? भारत की मिट्टी में सबसे ज्यादा जो कमी है वह है जस्ता की कमी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। आगे प्रश्न है कथन ए, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कारण है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। वह है एक गलत परंतु और सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली मृदा जो है वह है मटर। यहाँ ऑप्शन झक गया है पर आप ध्यान देंगे मटर जो है यह मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? यह मिट्टी का कण है मृत्तिका। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टियां पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? यह रंग होते हैं फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण। फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होने के कारण मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? यह मिलेगी चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। आगे है अम्लीय और क्षारीय मिट्टी से संबंधित प्रश्न। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा क्षारीय क्षेत्र जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों में के लिए उपयुक्त है? चाय बागान के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7, यानी कि 6 से 7 अगर जा रहा है तो भूमि कैसा होगा? अम्लीय। आगे, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। गुजरात में सबसे ज्यादा लवणीय मृदा गुजरात में और उत्तर प्रदेश में क्षारीय। अगला प्रश्न, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तेजाबी का मतलब है अम्लीय मिट्टी को, तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाइम। आगे प्रश्न कह रहा है मृदा का लवणीकरण मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह प्रभाव है यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता। ऑप्शन नंबर बी। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। खारापन और क्षारीयता को हटाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जा सकता है। आगे है मृदा अपर्दन एवं सुधार से संबंधित प्रश्न, जिनमें चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है? खो खड्डों के निर्माण का प्रमुख कारण है वह है अवनालिका। फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र आवश्यक होता है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम को पहचाने। मृदा अपर्दन की प्रक्रिया में सबसे पहले असफल अपर्दन किया जाता है, तब परत अपर्दन, तब रील अपर्दन, तब अवनालिका अपर्दन। ऑप्शन नंबर ए। वही जो चंबल घाटी में पाए जाने वाली जो खो खड्डा होता है उसमें अवनालिका अपर्दन पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या गंभीर है? मृदा अपर्दन की सबसे ज्यादा जो समस्या है वह है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। अगला प्रश्न,
मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर, दूसरा बालू का वाड़, तीसरा वेदिका निर्माण यानी टेरेसिंग, और चौथा वायुरोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती है? यह जो है 1, 3, 4 यानी कि फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण और वायुरोध। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? वनारोपण करके, यानी पेड़ पौधों को लगा करके मृदा अपरदन को रोकी जा सकती है। तो आप लोग भी अपने लाइफ में कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएं। आगे, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन में अत्यधिक प्रभावित है? मृदा अपरदन में जो है प्रभावित हुआ है चंबल घाटी, ऑप्शन नंबर डी। और चंबल घाटी में अवनालिका अपरदन होती है। अगला प्रश्न, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती। जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का जो तरीका नहीं है वह है बीज संशोधन। आगे, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? सोघर्म पौधे उगाने से, जो सोघर्म पौधे के उगाने से भूमि का अपरदन जो है अधिक तीव्रता से होती है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुड़ मिट्टी में उपजाई जाती है कपास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किन से संबंधित है? मृदा अपक्षय समस्या जो स्थित है यह है वनोन्मूलन से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो ये थे मिट्टी से संबंधित। अब आगे के प्रश्न हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसे भी हम लोग देखते चलेंगे। देखेंगे, पहला प्रश्न है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन और साल जो है यह उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। ध्यान रखेंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के प्रकार हैं सागौन और साल। आगे, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल, गूलर, ऑर्किड और फर्न में जो फूल नहीं होते हैं उनमें है फर्न, ऑप्शन नंबर डी। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। लंबी जड़, नुकीले कांटा और शूल युक्त झाड़ी पाई जाती है पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टीक जम्मू एवं कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन काष्ठ केरल, सुंदरी पश्चिम बंगाल। जो सुंदरी है यह पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, चंदन के लिए कर्नाटक फेमस है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था बनाने के लिए प्रयोग होता है खैर का, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है वन प्रकार और सूची 2 है प्रदेश। तो यहाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा मैदान, अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश और उष्णकटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री। आंसर कर लेंगे तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे,
भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में जो सबसे ज्यादा वन पाया जाता है वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। आगे है सुमेल कीजिए। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति है? हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है यह पूछ रहा है, वह है महोगनी। अन्य सभी जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस यह हिमालय वनस्पति की जाति है। आगे, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? वह बाहुल्य है देवदार शीतोष्ण पेटी में। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? वनों का वर्गीकरण जो है अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है और वह है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना वृक्ष नहीं उगता हुआ है छत्तीसगढ़। अन्य सभी असम, केरल और पश्चिम बंगाल में सिनकोना वृक्ष की उत्पत्ति होती है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। बहुउद्देशीय वृक्ष का जो एक उदाहरण है वह है खेजरी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग के नाम से जाना जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है, फायर ऑफ फॉरेस्ट। अगला प्रश्न, एंटीलोप ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? एंटीलोप ऑरिक्स और चीरू के बीच का जो अंतर है वह है ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, सूची 1 कच्छ वनस्पति को सूची 2 राज्य से सुमेलित करना है। सूची 1 में दी गई है कच्छ वनस्पति और सूची 2 में राज्य, तो इसे देखेंगे। अच्छा रत्नागिरी, अचरा रत्नागिरी यह स्थित है महाराष्ट्र में। कुडापुर स्थित है कर्नाटक में। पिचवरम तमिलनाडु में और वेम्बनाड केरल में। ऑप्शन नंबर मिलाएंगे डी। अगला प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। आगे, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त राज्यों में से किस में या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? यहाँ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका ओडिशा में, पिचवरम तमिलनाडु में, वेम्बनाड कर्नाटक नहीं केरल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, लीसा प्राप्त होता है। लीसा प्राप्त की जाती है चीड़ के वृक्ष से। तो ये थे संबंधित प्राकृतिक वनस्पति से सभी प्रश्न। आज के लिए इसे यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे जो हमारी क्लास होगी वह है सिंचाई और नहर परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, घाटी परियोजना, इन सभी से। तो ये था हमारा पार्ट 3। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही जाते जाते वीडियो को एक शेयर, लाइक, कमेंट्स करेंगे और पीडीएफ के लिए ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।